नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे देवभूमि की। देहरादून में लगातार भारी बारिश हो रही है, वहीं खराब जल निकासी व्यवस्था के कारण देहरादून के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं बारिश के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया और सीएम धामी ने निरीक्षण के दौरान आईएसबीटी चंद्रमणि समेत विभिन्न क्षेत्रों में हुए जलभराव का निरीक्षण किया है, जायजा लिया है। इस दौरान स्थानीय विधायक और डीएम देहरादून डॉक्टर सोनिका भी मौजूद रहीं और साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जहां जहां भी जलभराव की स्थिति है उसे ठीक किया जाए, सड़कों की स्थिति को सुधारा जाए और साथ ही आईएसबीटी बस स्टैंड में पानी की निकासी की व्यवस्था समेत कई निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए। जैसा लोगों ने बताया कि और इसमें अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैंने इसकी जांच के आदेश दिए हैं, जिससे कि यहाँ पर लोगों को जो जल भराव की समस्या है, दुकानों के अंदर पानी घुसा हुआ है और जल्दी ही जो है इसको ये लोग ठीक करेंगे और जांच के आदेश के साथ नहीं, अभी हम सभी जगह पे घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग का एरिया है उसको हम देख रहे हैं और कंसर्न डिपार्टमेंट स्पेशली पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन और नगर निगम जो है अपनी अपनी जहाँ भी हमारी वाटर लॉगिंग है वहाँ साइट्स पे मौजूद है। और ये वाला जो नाला है ये अभी रिसेंट ये बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे भरने लग गया, तो इसको ज़रा मैं टेक्निकली दिखवा रही हूँ। तो मानसून के चलते देश के कई राज्य प्रभावित हो रहे हैं और ऐसे में देहरादून में भी बारिश कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही प्रदेश में खराब मौसम की चुनौतियों के बीच चारधाम यात्रा भी चरम पर है और पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण अब तक 200 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिनमें से 70 सड़कों को खोल दिया गया है। देखिए, एक तो सबसे पहले हम ये अलर्ट भी जारी करते हैं, भारी बारिश की संभावना है, रोड ब्लॉक्स की संभावना है, तो हम रोकते भी हैं लोगों को। जगह जगह हम लोग उसको यात्रियों को रोकने की कोशिश करते हैं और उसमें सीएम साहब भी अनुरोध करते हैं कि अभी यात्रा में ना आए, बारिश की संभावना बनी हुई है। लेकिन जो भी यात्रा कर रहे हैं वो किसी खतरे से ना गुजरें, उसके लिए हम पूरी व्यवस्था हमारी रहती है। लोगों को ज़्यादा देर तक रोड पे रुकना ना पड़े जाम के कारण, रोड ब्लॉक के कारण, जहां पहुंच रहे हैं वहां पर कोई स्थिति सही रहे। तो इस सब को के दृष्टिगत हमारी जो पूरी व्यवस्था है, कई लेयर पे हमारी व्यवस्थाएं काम करती है, वो सारी व्यवस्था हमारी एक्टिव है। तो उसके तहत मैं ये कह सकता हूँ आज की तारीख में उत्तराखंड में जो लोग हैं, जो भी स्थिति है आज की, तो उसको देखते हुए कि जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं। उत्तराखंड में मानसून आफत बनकर बरस रहा है और मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसी बीच लगातार हो रही बारिश के चलते व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो रही हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में जगह जगह भूस्खलन का खतरा बना हुआ है और भूस्खलन हो भी रहा है। मूसलाधार वर्षा से जगह जगह जलभराव हो गया है और वहीं उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने भूस्खलन और जलभराव की स्थिति पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को पर्यावरण को देखते हुए इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बहुत दुख की बात है कि पर्यावरणविद लगातार इस बात को लेकर चेता रहे हैं, सरकार को भी, संगठनों को भी, केंद्रीय सरकार को भी और प्रदेश की सरकारों को भी। लेकिन जिस तरीके का माहौल उत्तराखंड में विशेष रूप से मैं देख रहा हूं पिछले कई सालों से, लगातार डिफोरेस्टेशन होना, नए हैबिटेशन बसाना, डेवलपमेंट के नाम पर बसे बसाए लोगों को उजाड़ने का काम, और खास तौर पे जिस तरीके से भारी तादाद में पेड़ों का डिफोरेस्टेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं ये मुख्य कारण है इस आपदा का और सरकार को इस ओर संज्ञान लेना चाहिए। हम सब उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम लगातार, पर्यावरणविद भी इनको चेता रहे हैं, हमारी कांग्रेस के लोग हमारे साथी हैं, वो सब लगातार इस तरफ चिंता अपनी लगातार जाहिर करते रहे। लेकिन ये सरकार लगातार न सिर्फ लोगों के भले की बात को नजरअंदाज करती है, बल्कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जिसमें पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए और जिस तरीके से वो बर्बाद करने पे तुले हैं, हमें इस बात की विशेष चिंता है। पूरे देश में बरसात की वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते अलर्ट को जारी किया गया है और ऐसे में बरसात का पानी हर एक चीज अपने अंदर
समेटता जा रहा है बरसात का पानी। इससे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में देहरादून में भी बारिश लगातार कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। बारिश के कारण यमुना नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखने को लगातार मिल रही है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर गठित कमेटी ने यूसीसी के लिए अपना मसौदा तैयार कर लिया है और समिति ने बैठकों, परामर्शों और क्षेत्र के दौरे और विशेषज्ञों और जनता के साथ बातचीत के बाद इस पूरी प्रक्रिया में 13 महीने से अधिक का समय लगाया है। और इस बीच उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने यूसीसी पर अपना बयान भी दिया। उनका कहना है कि बीजेपी तुष्टीकरण के लिए कुछ नहीं करती और यूसीसी से अल्पसंख्यकों को काफी ज्यादा फायदा होगा। देखिए, उन्होंने तो जब हमारी सरकार 370 और 15A 35A को उठा रही थी कश्मीर के अंदर, तो 35A और 370 का कितना विरोध इन लोगों ने किया था। उन्होंने साहब कि अगर ये हट गई तो वहां खून की नदियां बह जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा। कुछ हुआ क्या? जब 3 तलाक पर फैसला लिया तो कुछ हुआ क्या? और ये चंद लोग हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं। उनको लगता है कि यूसीसी आने के बाद उनकी दुकानदारियां समाप्त हो जाएंगी। जहां तक उत्तराखंड की बात है, मैं अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि रंजना देसाई जी कमेटी जो की अध्यक्षता में नई दिल्ली में कैबिनेट मंत्री, कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उनके आवास पर की मुलाकात। वहीं इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने नमामि गंगे परियोजना के तहत 100 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान किए जाने का जल शक्ति मंत्री से अनुरोध किया। इस पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने सकारात्मक भरोसा देते हुए शीघ्र मामले में कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। रुड़की के साउथ सिविल लाइन में जलभराव से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, जिसकी सूचना मिलते ही बीजेपी पार्षद डॉक्टर नवनीत शर्मा मौके पर पहुंचे और नगर निगम के टैंकर से लोगों के मकानों से गंदा पानी निकालने का काफी प्रयास किया गया। लेकिन जलभराव इतना जबरदस्त था कि सड़कों पर देर शाम तक पानी भरा रहा। और गौरतलब है कि साउथ सिविल लाइन में नाला निर्माण न होने के कारण जलभराव की स्थिति लगातार जस की तस बनी हुई है। एक तरह से आपदा की घड़ी है। इसमें हम सभी को सहयोग करना चाहिए। सभी जनता से मैं अपील करता हूं कि इतना ज़बरदस्त इतना पानी पड़ रहा है, बारिश हो रही है, तो हर पूरी रुड़की में पानी भरा हुआ है। हमारे वार्ड में भी इसमें पानी भरा हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगा, और मैंने सुबह ही जैसे ही मुझे पता चला कि कुछ 1-2 घर में भी पानी है, तो मैंने नगर आयुक्त महोदय को फ़ोन किया। वो तुरंत आए और उन्होंने अपने कार्य को अंजाम दिया। उन्होंने टैंकर भेजा कि पानी अंदर से जो है घरों में से वो निकाला जाए। और यहाँ के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए कि जेसीबी लगा के कहीं पानी की निकासी हो, वहाँ को रास्ता करा दिया जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और इन 2 सालों में न सिर्फ सीएम धामी ने उत्तराखंड की जनता का विश्वास जीता है, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व के बीच भी अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड सीएम के रूप में धामी के 2 साल, 2 सालों में काम किया बेमिसाल। कभी कहलाए ठाकर धामी, भी पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ। 2017 में उत्तराखंड की सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री के बदलाव को लेकर जो फैसले किए, उसने सबको चौंकाकर रख दिया। एक ही कार्यकाल में बीजेपी ने उत्तराखंड को 3 मुख्यमंत्री दे डाले। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत और फिर बारी आई पुष्कर सिंह धामी की। 4 जुलाई 2021 को जब पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली तो हर कोई हैरान रह गया। दूर दूर तक किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि कयासों का बाजार गर्म था और इस हिसाब से राजनीति के जानकार सीएम की रेस में नए नामों की लिस्ट तैयार करने में लगे थे।
लेकिन सभी कयासों को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री के तौर पर 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। ये 2 साल मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी के बेमिसाल रहे हैं। अपने काम को लेकर न सिर्फ मुख्यमंत्री धामी ने राज्य की जनता का विश्वास जीता, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व में भी अपनी अच्छी पकड़ बनाई। बीजेपी ने जिस युवा चेहरे पर दांव लगाया था, अपने कार्यों के जरिए सीएम धामी न सिर्फ हाईकमान की उम्मीदों पर खरे उतरे, बल्कि राज्य की राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बना डाली। 2 साल के कार्यकाल के दौरान पुष्कर सिंह धामी के सामने कई चुनौतियां आई, लेकिन उन चुनौतियों को पार करते हुए अपने फैसलों को लेकर उन्होंने लंबी लकीरें खींच डाली। तो दूसरी ओर भाजपा के दिग्गज नेता माने जाने वाले उत्तराखंड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन चेयरमैन राम मल्होत्रा ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में विकास की गंगा बहाई है। पुष्कर सिंह धामी विकास पुरुष है। और क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। विकास पुरुष है कि जिस तरीके से वो प्रदेश के विकास की बातें सोच रहे हैं, पर हमारा प्रदेश जो है वो देश का एक प्रमुख प्रदेश बन जाएगा। निश्चित रूप से पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर हमारा प्रदेश खड़ा होगा आने वाले 5 साल में। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दें। चलिए अब एक नजर ग्राफिक्स पर, जहां आपको समझाते हैं कि 2 साल के कार्यकाल पर 2 साल के दौरान सीएम धामी ने आखिर कौन कौन से फैसले लिए जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, गरीबों को मुफ्त सिलेंडर, मानस खंड मंदिर माला मिशन, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, अतिक्रमण पर प्रहार, यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करना। सीएम धामी ने जिस तेजी से काम किया और बड़े फैसले लिए, उसकी समय समय पर बीजेपी हाईकमान सराहना करता रहा है। यहां तक कि सीएम धामी ने उत्तराखंड में जिस तरीके से काम किया है, उसे लेकर पीएम मोदी ने सीएम धामी की पीठ थपथपाई है और उनके काम की तारीफ की है। यूसीसी के मुद्दे को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी की तारीफ की। माना जा रहा है कि देश का यूसीसी ड्राफ्ट उत्तराखंड के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। बता दें कि यूसीसी के मुद्दे को लेकर 2022 के चुनाव से पहले जो सीएम धामी ने वादा किया था, उस पर वो खरे उतरे हैं। यही कारण है कि राज्य की जनता को विश्वास में लेते हुए पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर किसी भी सरकार के आकलन के लिए 2 साल का मुख्यमंत्री का कार्यकाल बहुत अधिक नहीं होता, लेकिन फिर भी सरकार की दिशा और दशा का आकलन तो किया ही जा सकता है। निश्चित ही धामी सरकार की कई खामियां हों, लेकिन सीएम धामी ने कम उम्र का होने के बावजूद भी जिस तरह से अपने विरोधियों को पीछे छोड़ हर किसी के दिल में जगह बनाई है, वो भी कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। सवाल ये है कि धामी सरकार के पास आगे का क्या रोड मैप है और उस पर सरकार कितना काम कर रही है, ये वाकई में एक बड़ा सवाल है। जनता टीवी के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान हरिद्वार से कांवड़ लेकर मुजफ्फरनगर के शिव चौक के लिए रवाना हो गए हैं और संजीव बालियान ने वीआईपी घाट पर पूजा अर्चना कर विधि विधान से कांवड़ उठाई। इस दौरान संजीव बालियान के साथ आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि वो हरिद्वार के मुजफ्फरनगर तक पैदल कांवड़ लेकर जाएंगे। इस यात्रा में 4 दिन का समय लगेगा और उन्होंने ये भी कहा कि मौसम खराब होने के बावजूद भी शिव भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है और धर्मनगरी में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है। तो हरिद्वार से कांवड़ लेकर रवाना हुए संजीव बालियान और उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए कांवड़ को उठाया और फिर वो मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो गए। तो विधि विधान से पूजा करते हुए उन्होंने कांवड़ को उठाते हुए अपनी यात्रा का शुभारंभ किया और उसके बाद वो मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुए। इस दौरान उनके साथ काफी संख्या में लोग भी मौजूद रहे और कांवड़ यात्रा काफी जोरों शोरों से इस वक्त चलती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।